हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। तो चलिए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए यह वीडियो, ताकि सभी के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए देखते हैं हम आज का वीडियो। करंट अफेयर का वीडियो दोस्तों यह 8 नवंबर का। तो आपका ITI गोल्ड टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों, और आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम देखेंगे 8 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों अभी यह दिवस मनाया गया है 6 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी दुनिया में युद्ध की स्थिति चल रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और जिससे सशस्त्र संघर्ष हो रहा है और पर्यावरण का शोषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ वहाँ सभी जगह जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और लोगों की जानें जा रही है। तो इसी के संदर्भ में यह दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। यह तस्वीर दोस्तों हमें बताती है कि पर्यावरण का कैसे शोषण हो रहा है। जैसे कि पहले इस तरीके से रहता था और अब यह धीरे धीरे इस ओर जा रही है हमारी पृथ्वी। तो हमें पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना है दोस्तों युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और 6 नवंबर को यह प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और 5 नवंबर 2001 को किसने, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए यह दिवस मनाने के लिए घोषित किया है। युद्ध के समय कई समस्याएं आती है, जैसे यह पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है युद्ध, और जैसे कि पानी को दूषित करना, जंगल को जलाना, जानवरों को मारना आदि। हालांकि मानवता हमेशा मृत और घायल सैनिकों और नागरिकों को नष्ट शहरों और आजीविका के संदर्भ में अपने युद्ध हताहतों की गिनती की है। पर्यावरण प्रदूषित कर दिया गया है और फसलों को जला दिया जाता है और जंगलों को काट दिया जाता है, मिट्टी को जहर दिया जाता है और सैन्य लाभ हासिल करने के लिए जानवरों को मार दिया जाता है। तो इस तरह की गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, इसी को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन विजिलेंट स्टार वर्तमान में किस देश में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया में यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। तो कोरियाई महाद्वीप, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक पैरेलल लाइन है। वह पैरेलल लाइन कौन सी, 38वीं समांतर पैरेलल लाइन है, और इन दोनों देशों के बीच हमेशा विवाद रहता है। और अभी दक्षिण कोरिया का कहना है कि 7 घंटों में लगभग उत्तर कोरिया ने 23 बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी मिसाइल लॉन्च कर ली और करीब 100 गोले भी दागे हैं अभी किसने, उत्तर कोरिया ने। इसीलिए यहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास, इन दोनों देशों के द्वारा यह किया जा रहा है। अब इस ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ऑपरेशन के बारे में, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यासों में से एक ऑपरेशन विजिलेंट स्टार की शुरुआत की, और 5 दिनों तक चलने वाले यह अभ्यास में दोनों देश मॉक हमले का अभ्यास कर रहे हैं। और इस अभ्यास में 240 युद्ध विमान हिस्सा ले रहे हैं, जो करीब 1600 उड़ानें भरेंगे। कुछ सहभागियों का मानना है कि 2017 के बाद से पहली बार परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया से निपटने के लिए इस तरह के अभ्यास बेहद जरूरी है, और उत्तर कोरिया इस अभ्यास के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मिसाइलें दाग रहा है। यह उत्तर कोरिया का स्टैंड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यह लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह अभी डैशबोर्ड लॉन्च किया है, और हरियाणा में जो भी योजनाएं या जो भी स्कीम लॉन्च की जा रही है वह उनके एक क्लिक से यह उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाएगी, और मुख्यमंत्री को जो भी उपहार मिले हैं उन उपहारों की जो राशि, जो उपहार है सारे, उन्हें नीलाम किया जा रहा है, और उनके नीलाम से मिलने वाली राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। और यहाँ ऑनलाइन तकनीक से यह
सारे उपहार को नीलाम किया जाएगा और नीलामी ई नीलामी होगी और इसके लिए देश भर का कोई भी नागरिक इसकी बोली लगा सकता है और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे यह इसका विजेता घोषित करके उसे यह उपहार दे दिया जाएगा। और इसका प्राइस स्टार्टिंग है 11,000 रुपये से स्टार्ट रहेगा। बेस प्राइस इसका 11,000 रुपये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्तराखंड सरकार ने सौगात दी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 4 नवंबर को विकास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है और इसके दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि योजना के तहत वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनने का लक्ष्य है। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2025 में जब हमारा राज्य यानी कि उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा तब तक हम अपने प्रदेश की 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में किस स्थान पर है। तो इसमें भारत इसमें पहले स्थान पर है। भारत को चीन और वियतनाम से भी आगे रखा गया है इसमें और सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों के रूप में स्थान दिया है। और यह यूएस मीडिया कंपनी द्वारा 85 देशों के बीच किया गया सर्वेक्षण है और इसमें 73 विशेषताओं पर 85 देशों का मूल्यांकन करती है और विशेषताओं को 10 उप श्रेणियों में बांटा गया है। वह श्रेणी कौन कौन सी है, तो साहसिक, चपलता, उद्यमिता, व्यवसाय के लिए खुला, सामाजिक उद्देश्य और जीवन की गुणवत्ता। और इसमें 100 के पैमाने पर भारत ने 100% स्कोर किया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का कुल मिलाकर बिजनेस के लिए ओपन स्कोर 37 है और भारत ने जहां अन्य पैमानों पर कम स्कोर किया है वे है अनुकूल कर वातावरण, जिसमें भारत का स्कोर 100 में से 16.2, भ्रष्ट नहीं उप श्रेणी में स्कोर है 18.1 100 में से और पारदर्शी सरकारी नीतियों में स्कोर है 3.5। और मोदी सरकार भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रही है और 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है मूल उद्देश्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत पांडा को इनका नया अध्यक्ष चुना गया है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सूर्यकांत पांडा को अपना अगला अध्यक्ष चुना है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पांडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और यह बयान कहा गया है कि पांडा 16-17 दिसंबर को होने वाली 95वीं एजीएम समापन पर शीर्ष चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? संजीव मेहता। और भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है और इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। दिसंबर 2021 में संजीव मेहता अध्यक्ष हैं और वर्तमान में इसके महासचिव श्री दिलीप चेनाय हैं। कौन है इसके महासचिव? दिलीप चेनाय। और इसके संजीव मेहता व उपाध्यक्ष उदय शंकर थे। कब? 2021 में। लेकिन अभी यह पांडा बनने जा रहे हैं इसके अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड ने यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। और इसमें बताया गया है कि स्विट्जरलैंड ने प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ 175 वर्षगांठ पर दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यह ट्रेन 1910 मीटर है और ट्रेन 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों या 100 कोचों को जोड़कर बनी है, यानी कि 100 डिब्बे हैं इसमें। और भारत ने अपने 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अवसर पर यहाँ भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी और रेलवे के अनुसार सुपर वासुकी नाम से चली यह मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी थी और इस मालगाड़ी में कुल 27,000 टन वजन लोड था
और यह मालगाड़ी में कुल 295 डिब्बे लगे हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणा साईराम को किस देश की सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की सरकार ने यह सम्मानित किया है। कर्नाटक की गायिका, गायक या संगीत के क्षेत्र में यह दी जाने वाला पुरस्कार है। सहयोगी, मानवतावादी और वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ऑर्डर ड्रेस आर्ट एंड डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साईराम को इस पुरस्कार के लिए केवल उनके गायन कौशल के लिए बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के विकास और उनके योगदान के लिए भी चुना गया। साईराम को सरकार द्वारा पद्मश्री, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि सहित कई पुरस्कार उन्हें मिले हैं और उन्हें नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। और इसके अलावा तमिलनाडु सरकार के कैलमामणि पुरस्कार और मध्य प्रदेश के कालिदास सम्मान से भी पुरस्कारित किया गया है। अरुणा साईराम को यूएस कांग्रेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला है और उन्हें न्यूयॉर्क शहर और सैन डिएगो शहर में के मेयर द्वारा भी सराहना मिली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार मिला है 2022 का। और यह सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला गया था? तो यह मिला था सूरनाथ कुंजन पिल्ले को 1993 में। और अभी 2021 में मिला था पी वल्सला को। प्रसिद्ध मलयालम, केरल की भाषा मलयालम कथा लेखक सेतु यानी कि ए सेतु माधवन को इस वर्ष केरल सरकार की प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार के लिए मलयालम भाषा और साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए चुना गया। उन्होंने आंदोलनों की प्रवृत्तियों, परिभाषाओं पर खड़े होकर साहित्य और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक थुंचथ्यू एजुथाचन के नाम पर रखा गया और इसमें 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। 2011 में पुरस्कार राशि में 50,000 रुपये की वृद्धि की गई थी और इसमें अभी तक के कुल 29 लोगों को सम्मानित कर दिया गया है। यह पहला पुरस्कार 1993 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप किस देश के आर प्रज्ञानंदन नानंद और पीवी नंदिता ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के यह दोनों बच्चे जिन्होंने यह खिताब जीता। शीर्ष वरीय भारत ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और उनकी हमवतन पीवी नंदिता ने यहाँ एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट क्रमशः ओपन और महिला वर्ग के खिताब जीते हैं। प्रज्ञानंद 90 और अंतिम दौर में हमवतन बी अधिबान से 63 चाल में ड्रॉ खेलकर 7 अंक के साथ शीर्ष पर रहे। चेन्नई के 17 साल के प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर से पिछले अन्य खिलाड़ियों पर आधे अंक बढ़त बना रखी थी और उन्होंने अंतिम दौर में अनुभवी अधिबान से ड्रॉ खेलकर खिताब अपने नाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त। यदि आपको सेशन अच्छा लगा और सेशंस को जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।